जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एनके सिंघानिया और आप सभी को ईडो 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिल से नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे समान विज्ञान एसके झा सर का, और इसमें हम लोग पहले 2 सेट यहां पे कंप्लीट कर लिए हैं और इस वीडियो में हम लोग यहां पे देखने वाले हैं सेट नंबर 3। देखिए, हम लोग हर एक सेट में हर एक क्वेश्चंस को एकदम संपूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हम बता रहे हैं और विशेष रूप से न्यूमेरिकल को एकदम पूरा विस्तार से एक्सप्लेन करके यहाँ पे डिस्कशन में कर रहा हूँ, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस में मेरे भाई आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। और बात करूँ मैं पीडीएफ फाइल का, तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाकर आप चेकआउट वहाँ पे कर सकते हैं और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल वहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लो मेरे भाई सब्सक्राइब, ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना मेरे दोस्त। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सेट नंबर 3 पर। दोस्त, ये आज का पहला क्वेश्चन है। 2 चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चालकों में प्रतिध्वनि होगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। अब देखिए, आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे जानना है। यदि आपको ये कंसेप्ट पता होना तो आप ऐसे क्वेश्चंस आप एकदम चुटकी बजाकर यहाँ पे आप हवा में उड़ा सकते हैं। तो देखिए ना, इसका कंसेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 चालक हैं, 2 चालक हमारे पास ये हैं, 2 चालक ये हमारे पास हैं। अब देखिए कंडीशन क्या होता है, यदि ये दोनों चालक में समान दिशा में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, देखिए ना, हम समान दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये दोनों जो चालक होता है ना, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब ध्यान रखेंगे मैं क्या बोला, कि जब 2 चालक में समान दिशा में धारा जब प्रवाहित होता है, तो यह दोनों जो चालक है ना, यह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसके उल्टा यदि ये दोनों चालक में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा हो, मान लीजिए कि इस चालक में ऐसे धारा बह रहा है और इस चालक में ऐसे धारा बह रहा है, तो वैसी स्थिति में यह जो दोनों जो चालक है ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, और इसका उत्तर भी आपको मालूम हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चंस क्या बोला है कि 2 चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पर जी क्या होता है, उन दोनों चालकों के बीच आकर्षण होता है। तो देखिए ना, ऑप्शन ए में है ना, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो यही इसका यहाँ पे उत्तर होगा मेरे भाई। आइए आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VBI मेरे भाई। क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं आरआरबी ग्रुप डी में बहुत शिफ्ट में ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखिए ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है, कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर का फिजिक्स का। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या पूछा है, बोला गया है 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए, यदि आपको ना कार्य का फॉर्मूला मालूम है ना, तो आप इस न्यूमेरिकल को एकदम सेकेंडों में आप यहाँ से उड़ा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल डॉट विस्थापन होता है, यानी कि बल और विस्थापन का सदिश गुणनफल होता है कार्य हमारा। तो देखिए जी यहाँ पर जी बल क्या दिया है, बल दिया है यहाँ पर 10 दिया है, और देखिए यहाँ पे विस्थापन क्या दिया है जी, तो विस्थापन यहाँ पे 2 दिया है। अब देखिए जब यहाँ पे हम गुणना वुणना यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया जी, देखिए 20 न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का मीटर होता है, तो यहाँ पे 20 न्यूटन मीटर हो गया। या इसी को मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 20 जूल, यहाँ से मैं कह सकता हूँ। तो देखिए ना, आपके ऑप्शन में क्या है, 20 न्यूटन मीटर है कि 20 जूल है। तो देखिए हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन हमारा ए क्या है, 20 यहाँ पर जूल है, तो इसलिए यहाँ पर ये 20 जूल यहाँ पे उत्तर होगा। तो देखिए मेरे बंधु, इस प्रकार से ना कुछ भी क्वेश्चंस आए कार का और आपको डाटा यहाँ पे ऐसा दिया हो, तो यही कार वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करके ऐसे न्यूमेरिकल को सेकेंडों में आपको जुबान से यहाँ पे हल कर लेना है दोस्त। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 3 यहाँ पर।
जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित हैं। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते भी होंगे। तो देखिए जी, जहाज जो होता है ना वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जहाज तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि जो जहाज होता है वह आर्किमिडीज बाबा का एक सिद्धांत दिया गया था, उसे मैं क्या बोलता हूँ, आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलता हूँ, उसी पर वह कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या बात हुआ है, जहाजों की गति में वृद्धि का बात हुआ है, यानी कि इसका डायरेक्टली यहाँ पे जो मेरे दोस्त यहाँ पे उत्तर होने वाला है क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है 4 नंबर, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। जल के बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जल के जब बारिश जब होता है तो इंद्रधनुष जी कैसे बनता है। देखिए जब बारिश होता है ना तो मेरे दोस्त बारिश होने के बाद ना जल की बूंदों पर प्रकाश का ना अपवर्तन होता है और उसके साथ जो प्रतिबिंब बनता है ना उसी को हम बोलते हैं इंद्रधनुष बोलते हैं वहाँ पर। तो देखिए जी ना, यहाँ पे अपवर्तन और यहाँ पे प्रतिबिंब का यहाँ पे बात हुआ है। तो देखिए अपवर्तन और प्रतिबिंब ऑप्शन में किस में है आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो इसलिए इसका सी उत्तर होगा। देखिए बहुत लोग ना इसका उत्तर मेरे दोस्त मारने वाले हैं ऑप्शन बी, क्योंकि एकदम रटे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन से ही इंद्रधनुष बनता है। लेकिन मेरे दोस्त इसका उत्तर यहाँ पे बी नहीं होगा, इसका उत्तर यहाँ पे सी होगा, प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, नंबर 5 नंबर, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक फंडा होता है, उसको आपको समझना है। किसी भी वस्तु पर यदि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम एक अलग नाम से जानते हैं, उसे ही हम कहते हैं वजन मेरे दोस्त, उसे ही कहा जाता है वजन, या इसी को कहते हैं भार। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम यहाँ से हम भार भी यहाँ पे कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल का एक दूसरा नाम भी है, उसे क्या कहते हैं, वजन कहिए या उसे भार कहिए। तो किसी भी वस्तु पर यदि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो गुरुत्वाकर्षण बल को एक हम अलग नाम से जानते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, वजन बोलेंगे। तो अब देखिए इसमें वजन इसमें है क्या, ऑप्शन सी यहाँ पर है, तो सी इसका यहाँ पे राइट उत्तर होगा, वजन मतलब भार। ठीक है, वेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में यहाँ पर। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ना कंफ्यूज जाइएगा यहाँ पे मत कि सर जी आप तो जानते हैं और हम भी लोग जानते हैं कि एक तो द्रव्यमान होता है मतलब मास होता है और एक भार होता है। तो देखो मेरे दोस्त, द्रव्यमान और यहाँ से वेट में यानी कि भार में बहुत का अंतर होता है। भार एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, लेकिन द्रव्यमान वे मतलब मास वहाँ पे होता है। ठीक है ना, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन भार हर एक स्थान पर अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्त हम लोग आ गए हैं नंबर 6 नंबर प्रश्न पर। देखिए प्रश्न क्या बोला है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल किसकी वजह से ले रहे हैं। भाई देखिए ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पहले हम लोग के घर में पीला बल्ब जल रहा था, लेकिन अब भाई क्या जल रहा है, एलईडी बल्ब जल रहा है। एलईडी के पहले सीएफएल जल रहा था ना। अब देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि मतलब साधारण बल्ब के जगह एलईडी और सीएफएल का यूज हम लोग मतलब काहे कर रहे हैं। तो देखिए भाई इसका मतलब ये हुआ कि एलईडी और सीएफएल जो बल्ब है ना वह साधारण बल्ब की अपेक्षा अधिक ऊर्जा देता है, मतलब अधिक प्रकाश देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन बल्बों का जो ऊर्जा जो दक्षता है ना वह अधिक है, इसलिए इसका हम लोग यूज करते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए इसका यहाँ पे उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए यानी कि ऊर्जा दक्षता। बहुत लोग कंफ्यूज कि सर ये ऊर्जा दक्षता क्या होता है, मतलब ऊर्जा देने का क्षमता इसका अधिक होता है एलईडी और सीएफएल बल्ब का। अब देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एलईडी और सीएफएल बल्ब में किसका ऊर्जा दक्षता अधिक होता है। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि एलईडी और सीएफएल बल्ब में किसका ऊर्जा दक्षता अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए
एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत एग्जाम में पूछ लेता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है लाइट इमिटिंग डायोड होता है, एलईडी का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए CFL का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए बहुत एग्जाम में पूछता है। तो CFL का फुल फॉर्म होता है C से कॉम्पैक्ट होता है और F से फ्लोरेसेंट होता है और L से लैंप होता है। तो आपको ध्यान रखना है CFL का फुल फॉर्म और LED का फुल फॉर्म एकदम माइंड में इसको यहाँ पे डाल लो मेरे दोस्त। यहाँ से आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 7 नंबर, ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला है कि एक 100 वाट के लैंप से निर्गत प्रकाश 15 ल्यूमेन प्रति वाट हैं, तो इसकी ज्योति तीव्रता क्या है। अब देखिए यह एक प्रकार का न्यूमेरिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट, VVI मेरे बंधु ये न्यूमेरिकल है और यही क्वेश्चंस RRB ग्रुप डी एग्जाम में बहुत शिफ्ट में यह क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो इसको एकदम आपको ध्यान से समझना है कि ऐसा क्वेश्चंस कैसे हल होता है। तो चलिए आपको हम समझाने के लिए लेकर चलते हैं कॉपी पर। अब देखिए मेरे दोस्त, हम लोग जानते हैं कि ज्योति तीव्रता बराबर क्या फार्मूला होता है, शक्ति गुना ल्यूमेन बटा में 4 पाई होता है। यदि आपको ये फार्मूला मालूम है ना, तो आप ऐसा न्यूमेरिकल आप हवा में उड़ा देंगे मेरे दोस्त। तो आइए देखिए, अब ये फार्मूला यहाँ से हमारा मालूम हो गया कि शक्ति गुना ल्यूमेन बटा में 4 पाई होता है और शक्ति यहाँ पे दिया है 100, तो 100 यहाँ से मैं पुटिंग कर लिया। अब देखिए यहाँ से हमारा ल्यूमेन दिया है 15, 15 हो गया और ये 4 और देखिए पाई का मान 22 बटा में 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या किया हूँ कि 4 से 100 काट दिया हूँ 25 बार में, तो यहाँ से आ गया है 25 गुना 15 गुना 7 बटा में 22। अब देखिए ये मारा पीटी करने पर भागा भूकी यहाँ पे देने पर ये कितना आएगा, 119.31 आएगा। और देखो इसी को मैं लगभग में लिख सकता हूँ 120 कैंडिला। अब देखिए कैंडिला भाई यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि ज्योति तीव्रता का मेरे दोस्त यह मात्रक होता है, तो इसलिए 120 है कैंडिला इसके यहाँ पे उत्तर होगा। देखिए ना आपके ऑप्शन में है क्या जी, तो आपके ऑप्शन में मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन ए है 120 कैंडिला, यही इस न्यूमेरिकल का उत्तर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट यह न्यूमेरिकल है, इसको एकदम दिमाग में डाल लो और ज्योति तीव्रता का जो फार्मूला है इसको भी माइंड में एकदम डाल लो मेरे दोस्त। अब मैं आ गया हूँ 8 नंबर क्वेश्चंस पर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि कांच से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। ऑप्शन ए दिया है लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी दिया है हरे रंग के लिए, ऑप्शन सी दिया है पीले रंग के लिए, ऑप्शन डी दिया है बैगनी रंग के लिए। देखिए सबसे पहले आपको एक लॉजिक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यदि ये लॉजिक आपको मालूम है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को हवा में आप उड़ा सकते हैं मेरे दोस्त। देखिए लॉजिक क्या है, सबसे पहले जो क्रांतिक जो कोण होता है ना, वह व्युत्क्रमानुपाती होता है अपवर्तनांक के। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्रांतिक कोण जिस रंग का अधिक होगा उस रंग का अपवर्तनांक कम होगा, अर्थात जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा उस रंग का क्रांतिक कोण कम होगा। तो अब देखिए इसी कंसेप्ट के माध्यम से आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि जो बैगनी जो रंग होता है ना, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लेकिन लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वह कम होता है। बस उसी कंसेप्ट से बैजानी है पिनाला से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त यहाँ पर बोला है कि न्यूनतम किसका होगा। अब देखिए लाल रंग का तो हम जानते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है वह तो कम होता है, लेकिन जिसका कम होगा उसका क्रांतिक कोण क्या होगा, अधिक होगा। तो मेरे बंधु यहाँ से लाल तो ऑप्शन यहाँ से हमारा होगा नहीं। अब आते हैं बैगनी पर। देखिए ना बैगनी के लिए हम यहाँ पे क्या देखें कि बैगनी रंग का ना अपवर्तनांक जो होता है वह सबसे अधिक होता है, यानी कि मेरे बंधु इसी रंग का क्रांतिक कोण क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इस कंसेप्ट से यहाँ से हम लोग स्पष्ट कर लिए कि सबसे कम क्रांतिक कोण किस रंग का होगा, यहाँ पे तो बैगनी रंग का होगा। यही इसका उत्तर होगा ऑप्शन से डी। आपको इस लॉजिक को ध्यान रखना है, ठीक है
दोस्तों अब मैं आता हूँ 9 नंबर क्वेश्चंस पर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, VBI क्वेश्चंस ये हैं और ये क्वेश्चंस RRB ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो आप इसको ध्यान से यहाँ पे समझेंगे इस क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एम द्रव्यमान का एक गोला जिसका इसके गुरुत्व केंद्र के परितः जत आघूर्ण आई है, एक ढलान तल पर बिना रपटे हुए लुढ़कता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या है। देखिए इस लाइन का मतलब यहाँ पे ये हुआ ना कि कोई गोला है जो बिना रपटे हुए, मतलब वह सतह पर वह नहीं घूम रहा है, वह अपने अक्ष पर घूम रहा है, अपने अक्ष के अपने केंद्र के परितः वह घूम रहा है, ठीक है ना। तो वैसी स्थिति में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो मेरे बंधु देखो यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है, जब कोई पदार्थ या वस्तु अपने अक्ष पर घूमता है ना, तो वैसी स्थिति में उसका गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये I क्या है, तो I उस वस्तु का जत आघूर्ण है और ये ओमेगा है। ओमेगा मतलब क्या है कि वो एक कोणीय वेग वहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से जब भी कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमता है तो वैसी स्थिति में काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें देखिए ना ऑप्शन यहाँ पे आपका यहाँ पर ए है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पे सही होगा। देखो इस क्वेश्चंस को एकदम याद कर लो, दिमाग में डाल लो, डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला पूछता है यहाँ से। अब देखिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चंस पर। 10 नंबर देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हैं। ऑप्शन ए दिया है मैक्सवेल, ऑप्शन बी दिया है गॉस, ऑप्शन सी दिया है टेस्ला और ऑप्शन डी दिया है वेबर। देखिए ये क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं और इस क्वेश्चंस का उत्तर बच्चा जानता है मेरे दोस्त। तो इसके यहाँ पे उत्तर क्या होने वाला है, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वह मेरे दोस्त वेबर होता है। तो इसका राइट यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ डैश होता है। अब देखिए ये ग्राफ का एक क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्त क्या होता है ना, दूरी समय ग्राफ में हमें यहाँ पे ग्राफ फाइंड करना है और जब चाल क्या हो, कांस्टेंट हो। अब देखिए चाल जब कांस्टेंट होता है ना तो वैसी स्थिति में एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखिए ना ऐसे यहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा डिस्टेंस का है ऊपर वाला और ये टाइम का है और मतलब इस स्थिति में ना नियत चाल यहाँ पे है, चाल कांस्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफ बनता है ना वह एक स्ट्रेट लाइन में बनता है, ऐसा बनता है। तो यही पूछ रहा है कि मतलब ग्राफ एक डैश होता है, मतलब क्या होता है। देखिए ना तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया है, बिंदु होता है, वृत्त होता है, सरल रेखा होता है, वक्र होता है। तो जी क्या होता है, तो सरल रेखा होता है मेरे दोस्त। इसका यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁻5 ग्राम अणु प्रति लीटर हैं, तो इस बिलियन का पीएच क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, यह भी न्यूमेरिकल जो है बहुत बार ग्रुप डी एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान मेथड है, आपको मैं सिखा रहा हूँ, लेके मैं चलता हूँ कॉपी पर। देखिए मेरे दोस्त सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया गया है H+ आयन का सांद्रण। अब देखिए H+ आयन के जो सांद्रण है ना इसको हम ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यह दिया गया है 10⁻⁻5 दिया गया है। अब देखिए मेरे दोस्त आपको एक फार्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए, पीएच बराबर क्या होता है, तो -log H+ आयन होता है। अब देखिए यहाँ से मैं फार्मूला यहाँ से मैं पुटिंग कर लिया हूँ। अब देखिए ये -log और H+ आयन का मान यहाँ से मैं पुटिंग कर दिया हूँ 10⁻⁻5। अब देखिए इसके बाद एक आपको पॉइंट यहाँ पे समझना है। देखिए एक कंसेप्ट होता है कि जब log a⁴ होना तो वैसी स्थिति में जो पावर होता है वह यहाँ पे आ जाता है और log यहाँ पर a ऐसे यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए मेरे दोस्त इसी प्रकार से मैं यहाँ पे किया हूँ, क्या किया हूँ, देखिए यहाँ पर ये 10⁻⁻5 ये पावर में है ना, तो ये यहाँ पे आ गया है और log 10 यहाँ पे हो गया। देखिए इसी कंसेप्ट के माध्यम से ये हुआ यहाँ पर। अब देखिए उसके बाद मैं क्या कर लिया हूँ, तो ये माइनस यहाँ पे +5 हो गया है। अब देखिए log 10 का जो मान होता है मेरे दोस्त यह
एक होता है। आपको ध्यान रखना है, और बहुत लोग जानते भी हैं बचपन से, और जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए कि log 10 का जो मान होता है वह 1 होता है। तो 5 में 1 से जो यहाँ पे जो गुना होगा तो यहाँ पे हमारा दोस्त यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, और यही PH यहाँ पे हो गया, और 5 इसका राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो देखिए आपके ऑप्शन में यहाँ पर है ऑप्शन ए दिया गया है 6, ऑप्शन बी दिया गया है 5, तो 5 इसका यहाँ पे राइट उत्तर यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ पे होने वाला है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, मतलब डाल्टन बाबा का सिद्धांत किसके बेस पर है, रासायनिक संयोजन के नियम पर, नियत अनुपात के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। मेरे दोस्त हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि जो ये डाल्टन बाबा का ना जो सिद्धांत था ना, इनका जी सिद्धांत जी क्या था, रासायनिक संयोजन के नियम पर था। यही न जी कहे थे कि जो पदार्थ होता है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, मतलब उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ से इस प्रकार से इसका जो यहाँ पे जो उत्तर होने वाला है, रासायनिक संयोजन के नियम के बेस पर डाल्टन का जो सिद्धांत होता है वह आधारित होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फाइट यहाँ पे जान लो मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो रासायनिक संयोजन के नियम का नाम मतलब 2 नियम होता है। एक नियम को बोलते हैं नियत अनुपात का नियम, और एक को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पर है नंबर 14, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका उदाहरण है। अब देखिए ये क्वेश्चंस कंप्यूटर का है, और ये इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस होता है उसके बेस पर ये क्वेश्चंस हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है जी, रीडर बोला है, यानी कि वह रीडिंग कर रहा है। जब ये रीडिंग करेगा भाई तो यहाँ पे कॉमन सेंस का बात यहाँ पर है कि ये इनपुट कर रहा है, इनपुट कर रहा है मेरे दोस्त। तो इसका यहाँ पे उत्तर क्या होगा, इनपुट डिवाइस यहाँ पे होगा, ऑप्शन बी इसका राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है। अब देखिए कंप्यूटर में एक टॉपिक होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे ना तो ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं फंसेगा। बस इसका एक लॉजिक होता है, बस आपको उसको रिपीट मार लेना है, मार लीजिए, ऐसा क्वेश्चन कभी आपसे फंसने वाला नहीं है मेरे दोस्त। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है नंबर 15, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। बच्चा जानता है इसका उत्तर मेरे दोस्त, तो क्या होगा बोलिए बोलिए बोलिए। तो इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है, सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वह होता है Na2CO3। तो यही इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा बी। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएं, एकदम बताइएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। अब देखिए आगे आते हैं मेरे दोस्त 16 नंबर प्रश्न पर। ईथर एवं बेंजीन पृथक किए जा सकते हैं, मतलब ईथर और बेंजीन को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो मेरे दोस्त देखो इसको ध्यान रखेंगे, इसको आपको याद ही करना है कि जो ईथर होता है ना, जो बेंजीन होता है ना, इसको आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अब आपके मन में सवाल कि सर आसवन विधि क्या होता है। अब देखिए आसवन विधि एक ऐसा विधि होता है जिसके माध्यम से जो लिक्विड का जो मिश्रण होता है ना उसको अलग किया जाता है, लिक्विड के मिश्रण को अलग किया जाता है। लेकिन कैसा लिक्विड का मिश्रण, वैसा लिक्विड का मिश्रण जिसका क्वथनांक में बहुत अधिक का अंतर होता है। अब देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि आसवन विधि द्वारा किस प्रकार के लिक्विड का मिश्रण का अलग किया जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वैसे लिक्विड का अलग किया जाता है जिसका क्वथनांक में बहुत अधिक यहाँ पे अंतर हो मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से यह विधि होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है नंबर 17, बोला गया है CaH2 में H की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। अब देखिए मेरे दोस्त
कभी भी कोई कंपाउंड दे और उनमें से आपसे किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या पूछ दे तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, इसका एक टेक्निक होता है। आप वो टेक्निक जान गए ना तो वैसे क्वेश्चन तो मेरे दोस्त जुबान से यहाँ पे हल कर सकते हैं। देखिए ना इसका टेक्निक क्या हो, देखिए अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है कैल्शियम और हाइड्रोजन यहाँ पे दिया गया और हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। अब देखिए आप ध्यान देंगे पहले यहाँ पर कैल्शियम का संयोजकता क्या होता है, तो इसका होता है +2 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होता है, तो +1 होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या होगा +2 होगा। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आपको एक और समझना है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है ना उसमें 1 से वहाँ पे गुना कर दो। अब देखो 1 से गुना क्यों करना होता है, क्योंकि मतलब उसका हम फाइंड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से क्या किया 2 में 1 से गुना कर दिया और बराबर यहाँ पे हम 0 यहाँ पे डाल देंगे। यही टेक्निक है इसका निकालने का। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या होगा, बच्चा जानता है कि 2x बराबर यहाँ पे क्या होगा -2 होगा। अब ये 2 से 2 यहाँ पे गया घर पर। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे x बराबर क्या आ गया -1 आ गया, तो यही इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है। क्या होगा बोलो 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 मेरे दोस्त, -1 इसका उत्तर होगा। H का ऑक्सीकरण संख्या देखिए ना ऑप्शन में है जी ना, ऑप्शन आपके यहाँ पे A होगा -1 यहाँ पर। तो आपको बुझा गया होगा जब भी किसी कंपाउंड का मतलब में किसी एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो आपको यही टेक्निक वहाँ पे अप्लाई करना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 18 नंबर। यूरिया का ये फार्मूला दिया गया है, पूछा है कि इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन से, कुछ नहीं करना है, बस आपका इसका मास का जोगफल यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए तो देखिए मास का जोगफल यहाँ से फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का होता है क्या होता है जी 14 होता है ना, कर लो जोड़ लो इसको। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे होगा ना। अब देखिए कार्बन है तो कार्बन का 12 होता है मेरे दोस्त, ऑक्सीजन का 16 होता है मेरे दोस्त। अब देखिए नाइट्रोजन है तो 14 होगा और हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 होगा। सबको यहाँ पे जोड़ लो तो देखो यहाँ पे सबको जोड़ने के बाद ना 60 आएगा और 60 ही यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो ध्यान दीजिएगा जब भी आपसे कोई कंपाउंड दे और उसका पूछे कि द्रव्यमान संख्या क्या होगा तो सबका जो भी इसमें एलिमेंट हो ना तो सबका द्रव्यमान संख्या को आपस में जोड़ दो और वही इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है मेरे दोस्त। तो आइए इसका यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा यानी कि 60 होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है। देखो इस क्वेश्चन का तो उत्तर बच्चा जानता है मेरे दोस्त कि जो सौर ऊर्जा होता है वह सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया क्या है तो संलयन होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन ए होने वाला है, संलयन प्रक्रिया। अब देखिए आपके मन में ख्याल कि सर जी संलयन की प्रक्रिया में कौन कौन सा एलिमेंट भाग लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है सूर्य में कि हीलियम और हाइड्रोजन के जो केंद्रक होते हैं ना वह उसमें संलयन में भाग लेते हैं और भाग लेकर वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा वहाँ पे उत्पन्न करते हैं और वही ऊर्जा मतलब उसमें से सौर ऊर्जा होता है। और सौर ऊर्जा यहाँ पे पूछा है कि सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो संलयन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है मेरे दोस्त यहाँ पर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 20 नंबर, गुण सूत्र किससे संबंधित हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, बच्चा जानता है कि गुण सूत्र के माध्यम से ही आनुवांशिक लक्षणों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण वहाँ पे होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से मेरे दोस्त। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मानव शरीर के कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया है 21 जोड़ी गुणसूत्र, नहीं ऐसा नहीं होगा। 22 जोड़ी गुणसूत्र, नहीं। सी दिया है 20 जोड़ी गुणसूत्र, कभी भी नहीं होगा। देखो ना जी यहाँ पे डी क्या दिया है 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि हम लोग जी बचपन से जानते हैं कि मानव शरीर के कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है यानी कि 46 गो होता है। तो इसलिए मेरे दोस्त इसका उत्तर क्या होगा, 23 जोड़ी गुणसूत्र यहाँ पे होगा। अब देखिए आगे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
यकृत डैश कार्य करता है, यानी कि देखो यकृत का कार्य क्या है, ऑप्शन के माध्यम से सबको बताना है। तो देखिए जी, यकृत श्वसन का कार्य करता है, कभी नहीं, गलत क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन बी दिया है उत्सर्जन का, कभी भी नहीं। ऑप्शन सी दिया है परिसंचरण का, कभी भी नहीं। ऑप्शन डी दिया है पाचन का। सर जी बिल्कुल, जो यकृत है ना वह पाचन का कार्य करता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, पाचन का यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, यहाँ पे जी दिया है श्वसन का, तो जी श्वसन का कार्य कौन करता है, फेफड़ा करता है। उत्सर्जन का कार्य कौन करता है, तो वह आपका करता है किडनी करता है। और परिसंचरण का कार्य कौन करता है, तो वह आपका हृदय करता है। और पाचन का हमारा क्या हो गया, यकृत हो गया। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या मेरे दोस्त यहाँ पर है ना, 23 नंबर, भोज्य यानी कि खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सी कथन असत्य है। पहला दिया है कि यह एक अजैविक पदार्थ है, यह एक यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, और यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे पहले आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन सही यहाँ पे है, तब हम गलत वहाँ पे मार देंगे। देखिए सबसे पहले जो फूड होता है हमें ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि ये तो भाई सही यहाँ पे ऑप्शन डी। अब देखिए उसके बाद जो फूड होता है ना वह एक जैविक पदार्थ होता है। जो फूड होता है मेरे दोस्त वह एक जैविक पदार्थ होता है, क्योंकि देखिए फूड को ना हम मतलब प्राकृतिक माध्यमों के जो मतलब प्रोडक्ट होते हैं उसके माध्यम से हम लोग बनाते हैं फूड को। अब ये नहीं कि मतलब मानव निर्मित प्राकृतिक रूप से जो प्रोडक्ट होता है उसके माध्यम से हम लोग फूड को यहाँ पे बनाते हैं, इसलिए फूड हमारा क्या होता है, वह जैविक पदार्थ होता है। अब देखिए उसके बाद फूड में रासायनिक क्रियाएं देता है, यानी कि फूड में रासायनिक क्रियाएं होता है, इसलिए फूड क्या होता है, मतलब खराब भी वहाँ पे हो जाता है, तो इसलिए ये भी हमारा सही है। लेकिन अब देखिए ऑप्शन ए क्या बोला है कि यह एक अजैविक पदार्थ है। तो मेरे दोस्त जो फूड होता है ना, फूड एक जैविक पदार्थ होता है, वो आपका अजैविक पदार्थ नहीं होता है, तो इसलिए इसका यहाँ पर उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका यहाँ पे राइट उत्तर यहाँ पे होने वाला है मेरे दोस्त। अब देखिए दोस्त आते हैं 24 नंबर प्रश्न पर। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है ध्यान से इस प्रश्न को। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि कौन सा निम्न में से पौधा है जिसके तना को काट कर रोपने पर ना दोबारा वह जाम जाता है। ठीक है, मतलब कौन सा पौधा इनमें है। अब देखिए केला का तना को काटने के बाद रोपने पर वह जमता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन देखिए आम का तना काट कर रोपने पर कभी नहीं जमता है। कपास का भी वैसा ही है, नहीं जमता है। लेकिन जो गन्ना है ना, गन्ना का तना काट कर जब हम रोपेंगे ना तो वहाँ से फिर मतलब गन्ना वहाँ से निकल जाता है, यानी कि वह जम जाता है। तो मेरे दोस्त इसी प्रकार से इसका यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है। ऑप्शन बी यानी कि गन्ना होने वाला है। गन्ना ही ऐसा पौधा है जिसका तना काटने के बाद रोपने पर जम जाता है, इस ऑप्शन में से। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। अब देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो ये जठर जो ग्रंथि होती है ना, यह पाई जाती है अमाशय में, अमाशय में पाई जाती है। और देखिए अमाशय में ना जठर ग्रंथि से एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है और एक पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो आपको हमेशा उत्तर मारना है जठर ग्रंथि से। तो मेरे दोस्त जो ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है ना, वह पेप्सिन एंजाइम के क्रिया को आसान कर देता है, पेप्सिन एंजाइम के क्रिया को आसान कर देता है। अब देखिए वही यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, तो यहाँ पर क्या होगा, पेप्सिन। यहाँ पे उत्तर यहाँ पे होने वाला है मेरे दोस्त यहाँ पर।
ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से मेरे दोस्त हम लोग यहाँ पे इस सेट को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको किसी भी क्वेश्चंस में मेरे दोस्त प्रॉब्लम हुआ है तो आप हमसे कमेंट करिए, या आप हमसे टेलीग्राम पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। और मेरे दोस्त आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लो और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को एकदम फैला दो। तो चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे दोस्त, नमस्कार।